हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपना पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आपको मॉक 39 या कह लो आप फार्मासिस्ट का 6 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग प्राइम नंबर। हमें ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है प्राइम नंबर के लिए, अभाज्य संख्या के लिए। पहली संख्या, पहले क्या बोला, पहले बोला देयर आर 4 प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में 4 प्राइम नंबर है, मतलब कितने अभाज्य संख्या, 4 है। तो ये देखो 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, 41। क्या 41 अभाज्य संख्या होगी? बिल्कुल होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो एक से डिवाइड हो और अपने आप खुद से डिवाइड हो। ठीक, तो 41 है। 42 हो नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा। 43 हो सकता है, 43 किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 44 2 से कट जाएगा। 45 5 से कट जाएगा। 46 2 से कट जाएगा। 47 किसी से नहीं कटेगा। 48 2 से कट जाएगा। 49 7 से कट जाएगा और 52 से कट जाएगा। तो कितनी संख्या आ गई? 3। तो कुछ इसमें कितना बोला? 4। प्राइम नंबर कितने, अभाज्य संख्या कितने बोले? 4। तो हमने निकाली 3। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ए वाली। बी वाला देखते हैं, ऑल प्राइम नंबर आर ओड। सारे प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं सब ओड होते हैं, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी विषम होती है। कहाँ होती है? जैसे हमारे पास 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या होती है पर वो इवन होता है, सम संख्या होती है, विषम थोड़ी ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2 जो है एक प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है। ठीक, तो सेकंड वाला भी गलत है। अब थर्ड वाला देखते हैं, फोर्थ वाला देख लो पहले। फोर्थ वाला कौन सा है? 1 इस प्राइम नंबर। क्या 1 अभाज्य संख्या होती है? 1 अभाज्य संख्या तो नहीं होती, तो ये भी गलत है। तो एक बच गया, वो सी ऑप्शन वही सही होगा। तो ऑप्शन ओनली सी करेक्ट है, ऑप्शन 1। तो अब सी वाला भी देख लो, वो तो हम सीधा लगा देंगे क्योंकि टाइम बचाना है हमें। तो सी में क्या कर रहा है? 38 और 45 आर कॉमन को प्राइम नंबर। पहले तो देखो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर वो होता है जिनका जो है HCF 1 आए, जिनका HCF क्या है? 1 आए, बिल्कुल भी कुछ सेम ना आए। तो 38 और 45 का जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ही आएगा। तो जिसका HCF 1 आ जाए उसको को प्राइम बोलते हैं। तो इसका HCF 1 आएगा तो को प्राइम होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक जाती है। मतलब एक ट्रेन है जो कि 56 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से ए से बी तक जा रही है। मतलब एक ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से बी जा रही है और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी मार्ग से बी से ए तक लौटती है। मतलब फिर वो वापस आती है बी से ए तक उसी मार्ग से, कितनी? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो दो तरफा यात्रा के दौरान ट्रेन का औसत गति बताना, मतलब दो तरफा जो ट्रेन चली है उसकी हमें औसत गति बतानी है। तो एक चीज़ याद रखना, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में हमारी दूरी सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम है, क्योंकि जितनी गया है उतनी आए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन है जो कि पहले ए से बी जा रही है, वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, फिर बी से ए वापस आ रही है उसी मार्ग से, कितनी स्पीड से आ रही है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रही है। तो हमें ये बताना है जो दो तरफा मार्ग ये चला है तो वो ट्रेन का औसत गति क्या होगी। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गति का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल दूरी ऊपर अपॉन में टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अब हमें स्पीड दे रखी है, तो स्पीड का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा उसकी डिस्टेंस कितनी है। क्या क्या स्पीड है? 56 और 42। इसका क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 42 और 56 का 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 ऐसे, तो 4 ऐसे क्या बन जाएगा? 7 4 3 12 दूनी 24, 24 7 7 चौक 28, ऐसे लगे 2 7 दूनी 14, 15 16, कितना आ गया? 168। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी कितनी आ गई? वो टोटल दूरी आ गई हमारे पास 168। ठीक, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस आ गया ना, इस टोटल डिस्टेंस आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 168। अब हमें औसत गति निकालनी है। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गति का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 168 है। 168 गया, फिर 168 वापस आया, तो 2 बार जोड़ेंगे, 168 प्लस 168 अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने, टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 168 और पहले की स्पीड कितनी है? 56 अपॉन 56।
प्लस दूसरे का टाइम निकालते हैं। स्पीड कितनी है 168 अपन स्पीड कितनी है 42। ठीक, तो 168 प्लस 168 कितना बन जाएगा, 168 प्लस 168 बन जाएगा 336 अपॉन 168 को डिवाइड करेंगे 56 से, वो कितना बन जाएगा 3, प्लस 168 को डिवाइड करेंगे 42 से, वो क्या बन जाएगा 4। तो क्या बन गया 336 अपॉन 4 प्लस 3 7। ठीक, तो इसको काटेंगे 7 चौक 28, 5 बच गया, 7 8 56, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि ए से बी तक जा रही है किस स्पीड से 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर वो वापस आ रही है किस स्पीड से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हमें नहीं बता रहा है जो दो तरफा यात्रा उसने तय की है, तो उसका औसत गति क्या होगी। औसत गति का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम जो स्पीड दे रखे इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो हमें स्पीड का क्या लिया हमने, एलसीएम ले लिया, तो इतना आ गया 168। तो 168 क्या होगा हमारा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं औसत गति। औसत गति कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ऊपर, पहले 168 डिस्टेंस आई, पहले 168 किलोमीटर चला फिर वापस आया, तो एक बार और जोड़ देंगे अपॉन टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने 168, पहली स्पीड कितनी है 56 अपॉन 56 प्लस 168 अपॉन दूसरी स्पीड क्या 42। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 48। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक षटकोणीय बैठने की जगह में एक षटकोणीय बैठने की जगह के प्रत्येक तरफ 19.25 वर्ग मीटर के समान क्षेत्रफल वाला अर्धवर्ताकार फूलों की क्यारियाँ है। यदि षटभुज की भुजा फूल की क्यारी का व्यास है तो वह बैठने की जगह का परिमाप बताइए। मतलब इसने बताया है एक हेक्सागोनल सीटिंग है, मतलब एक षटकोणीय बैठने की जगह है। षटकोणीय मतलब जिसकी 6 भुजाएं हैं। षटकोणीय मतलब एक 6 भुजाएं बैठने वाली जगह है, उसके अंदर जो है वो किसके बराबर है, वो देखो एक 6 भुजा की है हमारे पास, 1 2 एक 6 भुजा वाला है, 1 2 3 4 5 6। तो एक 6 भुजा वाला बैठने की जगह है, एक 6 भुजा वाली इसमें है। तो इसमें इसने बताया है कि एक षटकोणीय बैठने की जगह के प्रत्येक तरफ एक 19.25 वर्ग किलोमीटर के समान क्षेत्रफल वाला एक अर्धवर्ताकार फलों की क्यारियाँ लगी है। ठीक है, तो इसने बोला है एक षटकोणीय जगह है बैठने की। तो षटकोणीय मतलब 6 जिसकी 6 साइड हो, तो उसकी हर साइड पे जो है एक अर्धवर्ताकार फूलों का क्यारी लगी है। अर्धवर्ताकार मतलब एक फूलों की क्यारी लगी है, पहली साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी, तीसरी साइड पे भी, चौथी साइड पे भी, ऐसे 5वीं साइड पे, ऐसे 6ठी साइड पे। ये क्या लगी है, फूलों की क्यारी लगी है, जिसका क्षेत्रफल इसने दे रखा है 19.5, मतलब एक का क्षेत्रफल दे रखा है 19.5। तो यदि षटभुज की भुजा फूल के क्यारी के व्यास है, मतलब जो इसकी षटभुज है, इसकी जो एक भुजा है वो किसके बराबर है, इस जो फूल का व्यास है, तो फूल के व्यास के बराबर है। ये साइड जो है इसके फूल के व्यास के बराबर है। तो हमें बताना वो बैठने की जगह का परिमाप क्या होगा। जो बैठने की जगह मतलब 6 साइड है उसका परिमाप क्या होगा। पहले तो ये देख, जो ये फूल की क्यारियाँ दे रखी है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 19.25 दे रखा है। तो ये जो फूल की क्यारी है, वो फूल की क्यारी क्या है, अर्धवर्ताकार है। पूरे वर्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधे का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2 आधा कर देंगे क्योंकि आधे की बात कर। और क्षेत्रफल की वैल्यू कितने दे रखी है 19.25। अब देख 2 है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 22 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 19.25 इंटू 2 कितना बन गया हमारे पास, बन गया 38.5। कितना बन गया 38.5। अब यहाँ से आर की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 38.5 इंटू 7 अपॉन मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 22। तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ा दिया, तो 11 से कट जाएगा। अभी 11 थी 33, 5 बज गए, 11 पंजे 35, तो 11 दूनी। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो क्या बन गया 49/4। 49/4 क्या बन गया हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू।
आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी 49/2। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेगा तो रूट निकालना पड़ेगा 49 का, सॉरी 4 है यहाँ पे, 49/4 का। तो 49 का रूट क्या होता है, 49 का रूट होता है 7 और 4 का रूट होता है 2, तो 7/2 आ गया। तो 7/2 क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास त्रिज्या है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो षटभुज की जो भुजा है, षटभुज की जो भुजा है वो किसके बराबर है, क्यारी के व्यास के। तो क्यारी के व्यास के बराबर है, तो जब क्यारी के व्यास के बराबर है तो ये हमारा त्रिज्या निकला। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या 7/2 है। तो जो इसकी वो क्या बोलते हैं व्यास हो जाएगी, व्यास क्या होती है त्रिज्या का डबल, तो 2r, 2 × 7/2 करते हैं, क्या बन गया 7। तो व्यास कितनी आ गई 7। तो जब व्यास 7 आ गई तो मतलब जो षटभुज है, जो ये षटभुज हमारे पास है, इसकी साइड कितनी आ गई, ये 7 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 आ गई। तो हमसे पूछा है षटभुज का परिमाप बताना है। क्या बताना है, षटभुज का परिमाप बताना है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं षटभुज का, षटभुज का परिमाप होता है जितनी भी साइड है सबको जोड़ दो, जितनी भी साइड है सबको जोड़ो। और हर साइड का कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। 7 को 6 बार जोड़ो, 7 + 7 + 7 + 7 प्लस, मतलब 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 कितना बन जाएगा 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अजीत की 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। मतलब जो अजीत है, अजीत की 9 पारियों के लिए तो एक निश्चित औसत है। तो 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 10वीं पारी में कितने रन बना देता है, 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 8 रन बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत याद कीजिए, उसका नया औसत बताना है। मतलब पहले तो 9 पारियाँ खेली थी जो अजीत ने, वो 9 पारियों में एक निश्चित औसत था। तो फिर जो 10वीं पारी खेली उसमें उसने 100 रन बनाए, जिससे उसकी औसत जो है 8 रन बढ़ गई, 8 रन बढ़ जाते। तो नया औसत बताना है। अब एक चीज़ याद रखो कि औसत तो बराबर होगा, मतलब हर पारी में बराबर बराबर रन बना रहा है। तो लास्ट पारी में उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो कितने रन बनाए, 100 रन बना दिए। तो पारी कितनी थी, पारी कितनी थी 10, पारी कितनी थी 10। और हर पारी में कितने रन बना रहा है, वो एवरेज कितना बना, एवरेज मतलब हर पारी का औसत, मतलब हर पारी का 8 रन बढ़ा रहा है। 8 रन बढ़ रहे हैं ना उसके, हर पारी में 8 रन बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने कहा है औसत 8 बढ़ रही है। तो पारी कितनी है 10। तो एक पारी में 8 बढ़ रहे हैं, तो 10 पारी में कितने बढ़ गए 80। तो मतलब 80 जो है 80 रन तो उसके बढ़ गए। मतलब 80 का मतलब हर पारी में उसके 8 रन बढ़े हैं। तो हर पारी का मतलब पहली पारी से लेकर 10वीं पारी तक 8 नंबर बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 80 बढ़ गए। और टोटल 10वीं पारी में कितने मारे थे, 100 में से 80 तो सब में बट गए, बचे कितने 20। तो 20 उसने लास्ट पारी में मारे होंगे, 20 किस में मारे होंगे उसने लास्ट पारी में। तो इसका टोटल जब 20 उसने मारे होंगे तो टोटल सबका औसत जो है 20 आया होगा, क्योंकि 20 मार रहा है तो सब में तो 20 मारा होगा, क्योंकि औसत निश्चित है। इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, सबका मिला के जितने मार रहा है हर एक रन मारा तो वो औसत होगी। तो औसत होगी 8। जब कोई औसत 8 हो जाती है और कितनी बढ़ रही है, 8 बढ़ रही है। कितना औसत बढ़ रही है, हमेशा 8 रन बढ़ रही है। तो 20 पहले थी, 8 बढ़ गई, तो कितने हो गए 28। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अजीत ने 9 पारी में 9 पारी खेली, उसमें एक निश्चित औसत बना लिया। तो फिर उसने आखिरी पारी में 100 रन बना देता है वो, तो जिससे हर पारी में 8 रन बढ़ जाते हैं, उसका औसत 8 बन जाता है। मतलब हर पारी में वो 8 रन ज़्यादा मार रहा है, तो उसका औसत बताना ना। जब देखो हर पारी में 8 रन मार रहा है, ज़्यादा मार रहा है, तो पारी 9 थी, फिर होगी एक पारी बढ़ गई जिसमें 100 रन मारे, तो 9 से 10 पारी होगी। और हर पारी में कितने रन मार रहा है, वो 8 रन फालतू मार रहा है। तो 10 पारी में कितने रन फालतू हो जाएगा, 8 × 10 80 रन फालतू हो गए ना। तो 80 रन जो फालतू मारे हैं वो कहाँ से कटेंगे, लास्ट वाले से कटेंगे, क्योंकि उसका तो 9 का तो औसत है। तो 10वीं में कितने रन मारे, 100 रन मारे। तो 10वीं में 100 रन मारे और फालतू रन कितने मार दिए, 80। जब फालतू रन 80 मार दिए तो 100 में से अगर 80 घटा देंगे, 100 में से 80 माइनस कर देंगे, तो जो 20 बचेगा वो 20 बचेगा 10वीं पारी में जो मारे। तो 20 रन जो मारे उसने 10वीं पारी में मारे, और 10वीं पारी में जो मारे 20 रन, तो मतलब 20 क्या हमारा औसत, क्योंकि 20 रन उसने हर पारी में मारे होंगे। 20 रन उसने हर पारी में मारे होंगे। जब 20 रन मारे होंगे तो टोटल औसत कितनी आ गई, 20। जब 20 औसत आ गई तो हमने क्या बताया था, जब भी 20 औसत आई है और उसमें हम हर पारी में कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उतना ही उसमें जुड़ जाता है, घट जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। औसत 20 है तो हर में कितने बढ़ रहे हैं, 8 रन, तो औसत में भी 8 बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 28। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की गति का अनुपात 3:4, मतलब एक निश्चित दूरी तय करी है जिसमें मतलब इसमें उसका डिस्टेंस सेम है, तो ए और बी की जो गति का अनुपात है वो कितना है 3:4। तो ए का गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब जो वे किसी गंतव्य तक पहुंचते हैं तो ए को बी से 30 मिनट फालतू लगते हैं, तो ए द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय, तो हमें ये बताना है ए के द्वारा जो अपने गंतव्य तक पहुंचा है तो कितने टाइम में पहुंचा। अब देखो इसने क्या बताया, इसने बताया इसकी डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है, जब दूरी सेम होती है, जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है 3:4, गति का रेशियो क्या दे रखा है 3:4, तो जो उसका टाइम का है, समय का रेशियो है वो उल्टा हो जाता है, 4:3 हो जाता है। मतलब अगर डिस्टेंस सेम है, दूरी सेम है, अगर गति का रेशियो 3:4 है तो जो उसका समय का रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा 4:3। तो इसके हिसाब से क्या बता रहा है, ये तो ए का है, ये बी का है, तो ये क्या बता रहा है, जो ये बता रहा है ए को जो है कितना टाइम फालतू लगता है, ए को बी से कितना टाइम फालतू लगता है 1, तो क्वेश्चन में दे रखा है ए को कितना फालतू लगता है 30 मिनट, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 30 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ए को कितना टाइम लगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 4 यूनिट कितना होगा 4 × 30 कितना होगा 120 मिनट, तो कितना होगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 200 मिनट, तो 2 आवर इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 के पहले 13 गुणनज का औसत बताना है, मतलब पहले 13 मल्टीपल बताने हैं 14 के, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 14, मतलब पहले 13 मल्टीपल बताने किसके 14 के, या कह लो 14 के पहले 13 गुणनज का औसत बताना है। तो वो जब भी हमें ये कहे 14 के 13 गुणनज का औसत निकालना है, उसमें क्या करें, पहला नंबर निकाल के और लास्ट का नंबर निकाल के दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। पहला नंबर कितना बनेगा, पहला नंबर बनेगा 14, क्योंकि 14 का है 13 गुणनज निकालने हैं, तो 14 हो गया, और लास्ट का कौन सा होगा 14 की गुणा 13 में कर दो, तो 14 की गुणा 13 में करें क्या बनेगा 4 × 12 से लगा 3 × 4, तो 1 4 182, तो कितना बनेगा लास्ट वाला 182, तो 182 इसमें जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना बन जाएगा 196/2, कितना बन जाएगा 98, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ P इज़ 40% लेस देन Q, जो P है वो 40% कम है किससे Q से, देन Q इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन P, तो ये पूछ रहा है Q कितना परसेंट ज़्यादा होगा P से, या कह रहा है यदि P Q से 40% कम है, यदि P जो है Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कोई चीज़ कह रहा है कि ये जो है दूसरे वाले से इतना ज़्यादा है तो वो अगले में उससे कितना कम होगा, या कोई चीज़ दूसरे वाले से इतना कम है तो नेक्स्ट वाले में कितना ज़्यादा होगा। अब देखो पहले तो 40% का फ्रैक्शन निकालो, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, अगर फ्रैक्शन सीधा याद नहीं है तो फ्रैक्शन निकाल लो यहाँ से, 40% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2/5, कितना आ गया 2/5। अब इसने बोला है कि जो है P जो है 40% कम होगा Q से, Q से कितना कम होगा 40% कम होगा, मतलब कम हुआ, कम मतलब माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन कितना कम होगा -2/5 कम होगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन आई है 2/5 40% की, कम हुआ तो माइनस हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कितना ज़्यादा होगा, मतलब Q जो है P से कितना देखो, अधिक पूछ रहा है तो प्लस लगा देंगे, अपोन में जो ऊपर है एज इट इज़ रख देंगे, अपोन में नीचे वो आएगा, अगर ये माइनस का है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अगर प्लस होता इसमें प्लस कर दें, तो 5 माइनस है तो 5 में से 2 का कितना बचा 3, तो अब ये बन गया +2/3, और परसेंटेज निकालने के 2/3 में क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, कितना बन गया 200/3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया 200 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 18, 3 6 18, 2 बच गया, तो कितना बन गया 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3, कौन सा आंसर है 4th, इसका ऑप्शन कौन सा होगा 4th। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ने 6,09,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। जो ए है, ए ने कितने से व्यवसाय शुरू किया 6,09,000 की पूंजी से,
शुरू किया, तो 4 महीने बाद बी एक निश्चित राशि से पूंजी के साथ उसमें शामिल हो गया। तो बी जो है 4 महीने के बाद उस राशि में शामिल हो गया। तो ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के बाद, मतलब ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद जो लाभ है, लाभ का रेशियो है, तो अंत में लाभ को 8:4 के अनुपात में साझा किया जाता है। तो लाभ जो है किस रेशियो में बांटा जाता है? 8:4 में। तो हमें ये बताना है किया गया तो बी ने कितनी निवेश किया था, तो हमें बताना है बी ने कितना निवेश किया था। हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी टाइम जो है क्या दे रखा हो, हमें फिक्स दे रखा हो, तो हमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोलते हैं, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ निकालने का, लाभ बराबर होगा, लाभ किसके बराबर होगा? पूंजी, जितनी पूंजी होगी पूंजी की गुना कर देंगे समय से, ठीक है। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? पूंजी की गुना कर देंगे समय से, ठीक है, पूंजी की गुना कर देंगे समय से। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए ने कितना पूंजी व्यवसाय में शुरू किया था? 6,09,000। फिर 4 महीने बाद बी ने शुरू किया था कुछ राशि लगा के। तो इन दोनों का जो व्यवसाय है 1 साल बाद, इन दोनों का जो रेशियो है लाभ का रेशियो है 8:4। तो लाभ का फॉर्मूला होता है पूंजी में गुणा कर देंगे समय का। तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। जब प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पूंजी इंटू समय। तो सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है ए और बी का, मतलब ए का प्रॉफिट ऊपर, बी का प्रॉफिट नीचे। तो ए का प्रॉफिट निकालो पहले। ए के पास पूंजी कितनी है? 6,09,000, 6,09,000, ठीक, इंटू में समय ए ने जो है, ए ने 6,09,000 की पूंजी एक साथ व्यवसाय शुरू किया। तो 4 महीने बाद बी एक निश्चित राशि से पूंजी के साथ उसमें शामिल हो। तो 4 महीने बाद तो बी शामिल हुआ। तो ए स्टार्टिंग से लगा था, तो ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद 1 वर्ष के अंत में लाभ इतना है। तो 1 वर्ष तक काम किया है, मतलब इसने कितना महीने तक काम किया? 12 महीने तक काम किया, ठीक है। अपोन में बी का, बी मान ले एक्स उसने पूंजी लगाई है, तो उसने 4 महीने बाद स्टार्ट किया है, तो कितने महीने में रह गए? 8। तो 8 महीने तक काम किया हुआ। तो यहाँ से जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 8:4। अब क्या करेंगे? हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब x को उधर ले जाएंगे, x डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इजिकल टू क्या बन जाएगा? अब ये 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा। तो 6, 0, 9, 1, 2, 3 इंटू 12 इंटू 4, ये 8 था, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 8/8, ठीक। तो अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी आ गया 8, तो 2 से कटता है 2 6 12, फिर काट 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 4 से कट जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 कट गया 4 से। अब क्या रह गया? 15 क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया 152250 इंटू 3। अब देखो लास्ट की मल्टीप्लाई करके देख लो, इतने बड़े तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो लास्ट की मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? 3 इंटू 0 0 आ रहा है, तो 0 तो सब में। फिर इसकी अगले वाले में मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, कितना आ गया? 3 पंजे 15, लास्ट में 5 है, तो जिसमें लास्ट में 5 0 है वो आंसर है। इसमें 5 0 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि इसने बी की निवेश पूछा ना, बी ने कितना निवेश किया, तो बी ने हमने कितना माना था? x निवेश किया, तो x की वैल्यू निकाल दी हमने, तो वो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 60% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसकी जो भी मासिक वेतन है उसका 60% तो अपने घर के किराए पर खर्च कर देता है। यदि वह हर महीने अपने परिवहन पर 981 रुपये, मतलब हर महीने वो कितना खर्च कर रहा है अपने परिवहन पे? 981 रुपये, और अपने किराने पर 1994 खर्च करता है। मतलब अपने जो परिवहन पे हर महीने 981 रुपये खर्च कर रहा है, और किराने के सामान पे कितना कर रहा है? 1994 खर्च कर रहा है। तो उसकी जो राशि है, शेष राशि 653 बचता है, तो उसकी 653 क्या बचती है? राशि बचती है। तो मासिक वेतन कितना होगा उसका? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसकी मासिक वेतन है, उस मासिक वेतन का 60% तो अपने घर के किराए पे खर्च कर देता है, तो उसमें से जो परिवहन पे 981 रुपये खर्च कर देता है, और फिर 1994 रुपये किराने पे खर्च कर देते, तो उसके पास बच जाते हैं 653 रुपये। तो मासिक वेतन बताना है, तो क्योंकि हमें दे रखा क्या? 653 रुपये बचा रहे, बचे हुए दे रखे, तो हमें बचत लेके चलनी है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? शेष राशि दे रखी है, तो हमें शेष राशि निकालते हुए चलना है स्टार्टिंग से, क्योंकि हमें गिवन ही शेष राशि है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो मान लीजिए अपनी तरफ से x उसकी क्या है? मासिक सैलरी है, x क्या है? उसकी मासिक सैलरी है,
तो एक्स क्या है, मासिक सैलरी है। तो पहले बोला 60% वो किस पे खर्च कर देता है, अपनी मासिक सैलरी का 60% खर्च कर देता है अपने किराए पे। तो 60% निकालेंगे तो 60% क्या बनेगा, 60% का मतलब होता है, या तो सीधा आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन होता है 3/5। अगर याद नहीं है तो निकाल देंगे 60 अपॉन परसेंटेज है अपॉन 100 कर देंगे, तो 20 से कट जाएगा, 20 3 60, 20 5 100। तो 60% का फ्रैक्शन गया 3/5, मतलब उसने जो है अपने घर के किराए पर कितना खर्च किया, 3/5, मतलब 5 उसकी टोटल अगर तनख्वाह थी, 5 में से खर्च कर रहा है 3 रुपये किस पे, अपने घर पे, तो बचा कितने रहा है, 2। तो मतलब ये कह रहा है कि जो आदमी है अपनी मासिक सैलरी कितनी है, एक्स है, तो वो 60% खर्च कर रहा है अपनी किराए पे, घर के किराए पे। 60% कितना होगा, 3/5। तो 3/5 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 2/5। 2/5 बचा रहा है ना, क्योंकि 5 टोटल है, टोटल में से 3 खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो 2/5 हो गया। फिर इसने बोला 981 रुपये भी खर्च कर रहा है। 981 रुपये किस पे खर्च कर रहा है, 981 रुपये परिवहन पे खर्च कर रहा है। अगर ये हमारी टोटल मासिक सैलरी है उसकी, तो इस मासिक सैलरी में से अगर 981 घटा देंगे खर्च किया हुआ, तो हमें बचा हुआ निकल जाएगा, तो इसलिए माइनस कर देंगे। फिर इसने बोला 1994 रुपये किस पे खर्च करता है, अपने किराने के सामान पर। अगर जो सैलरी है उसकी, उस सैलरी में से माइनस कर देंगे उसके खर्चे को जो उसने किराने पे खर्च किया, तो हमें पता चल जाएगा उसके पास बची हुई सैलरी कितनी है, तो इसलिए माइनस कर देंगे 1994। तो बची हुई सैलरी कितनी है, 653। अब क्या करेंगे, x इंटू 2/5, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, क्या बन जाएगा 653 प्लस 981 प्लस 1994। अब इसको ऐड कर लो, 1994 प्लस 981 653, कितना बन जाएगा, 4 4 1 5 5 3 8, 9 8 17, 17 5 22, हासिल लगा 1, 9 9 18, 9 9 18, 18 से 24 25, हासिल लगे 2, 2 1 3, कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 3528, 3528। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो 3528 के साथ इंटू 5 हो गया, अपॉन ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब काट दो 2 से, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 6 12, 2 चौक 8, तो कितना बच गया हमारे पास 1764 इंटू 5। अब इतने से मल्टीप्लाई तो क्या ही करेगा, लास्ट में देख ले इसकी मल्टीप्लाई कर ले, जैसे 5 चौक 20, तो लास्ट में 5 चौक 20 है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो ऑप्शन में देख ले किसमें 0 आ रहा है, ऑप्शन में सिर्फ एक में 0 आ रहा है, सीधा ये आंसर कर दो। अगर ये नहीं मिलता, अगर 2 में 0 मिलता, तो फिर इसकी पूरी अगले से मल्टीप्लाई करके देख ले अगले नंबर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राशि PQRS के बीच क्रम से 5:2:4:3 का अनुपात में बांटी जाती है। मतलब एक राशि है जो कि PQRS को बांटी जाती है किस अनुपात में, 5:2:4:3 के अनुपात में। यदि R को 5 से, यदि R को S से 150 रुपये अधिक मिलते हैं, यदि जो R को है कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 150 रुपये किससे, S से, तो हमें बताना Q का हिस्सा कितना होगा। अब देख हमारे पास 4 है, एक P है, एक Q है, एक R है, एक S है, ठीक। तो इसने बताया जो इनका अनुपात दे रखा है राशि का, वो क्या दे रखा है, 5:2:4:3। फिर इसने बोला है कि जो यदि R को S से 150 रुपये अधिक मिलता है, जो R को जो है कितना रुपये अधिक मिलता है, S से 150 रुपये। यहाँ देखो R को कितना अधिक मिल रहा है, S से कितना अधिक मिल रहा है R को, 1। तो कुछ ये दे रखा है, 1 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, 150 के, ठीक। तो हमसे क्या पूछा, तो Q का हिस्सा कितना होगा, तो Q का हिस्सा पूछ रहे, तो Q का हिस्सा कितना है, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150, 1500 इंटू 2 कितना बन गया, 3000। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है कि अजय ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक को 3 लाख की राशि उधार ली। मतलब अजय ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से कितना उधार लिया, 3 लाख रुपए उधार ली, और वह 2 साल के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज बने। तो उसने कहा 2 साल बाद उसने किस रेट से, 8% के रेट से किया है, तो उस पर जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज कितना होगा। तो
प्रतिवर्ष कितना साधारण ब्याज चुकाएगा, मतलब कितना साधारण ब्याज चुकाएगा, वो साधारण ब्याज निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक अजय है जिसने व्यवसाय शुरू करने के लिए उधार लिया बैंक से कितना, 3 लाख रुपए। 2 साल बाद हमसे पूछ रहा है किस रेट से, 8% के रेट से 2 साल बाद उसका साधारण ब्याज कितना होगा जो उसे चुकाना पड़ेगा। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 8%, ठीक, रेट दे रखा है 8% और टाइम कितना है 2 साल के लिए। और जो ये जो उधार लिया वो लिया 3 लाख, 3 लाख होगा हमारा प्रिंसिपल मूलधन, कितना होगा 3 लाख। तो आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है R इंटू टी। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, R इंटू टी मतलब 8 इंटू 2 16। तो हमें 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 16 यूनिट की। और जो मूलधन हमारा कितना है 3 लाख रुपए, और हमें पता है मूलधन कितना होता है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर है, 3 लाख के। तो 1 यूनिट यहाँ से किसके बराबर आ गई, अपन कर देंगे 100 से डिवाइड, कितना बच जाएगा 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो अब ये पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना है, तो 16 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3000 कितना बन जाएगा 48000। तो ऑप्शन कौन सा 4। या अगर आपको ऐसे नहीं करना, एक साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का क्या होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3 लाख, 3 लाख इंटू रेट कितना दे रखा 8%, टाइम कितना दे रखा 2 साल के लिए, अपन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48000। ठीक, समझ गए होंगे आप चीज़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा उस वर्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसने कहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो भुजा है, देखो क्या बोला है इसने बोला एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जो भुजा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसी वर्त के त्रिज्या के बराबर है, किसी वर्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब r के बराबर है, रेडियस के बराबर है, किसी भी वर्त के त्रिज्या के मतलब रेडियस के बराबर है, जिसका वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, क्षेत्रफल दे रखा है 154। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना वो होता है √3/4 a का स्क्वायर। a क्या हमारे पास साइड है, तो हमें साइड तो पता नहीं, साइड निकालनी पड़ेगी। साइड कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। देख पहले तो समझो क्या बोल रहा है, इसने बोला है जो एक समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, जो वर्त होगा उस वर्त की त्रिज्या के, और उस वर्त का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 154। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², और कितना दे रखा है 154। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r² इंटू 154। तो यहाँ से r² की वैल्यू निकालनी है, तो 7 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 154 इंटू 7/22। तो कट दो क्या से 11 से, 11 एकम 11 दूनी 22, तो 11 से कट जाएगा 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 2 से कट जाएगा 2 7, कितना बन गया 49। तो r² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, r² की वैल्यू आ गई 9। तो r का रूट क्या होता है 49 का, 49 का रूट हो जाएगा 7, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो r क्या है हमारे पास त्रिज्या, r क्या है त्रिज्या। तो अगर आपको रूट निकालना नहीं आता 49 का फैक्टर करो, फैक्टर में देख लो कौन सा पेयर, मतलब 2 के पेयर बना लो, जोन से 2 का पेयर बना के उसमें से एक ले लो, तो त्रिज्या कितनी आएगी 7। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा है वो वर्त की त्रिज्या के बराबर होगी, वर्त की त्रिज्या कितनी है 7। तो इसकी जो भुजा बन गई समबाहु त्रिभुज की वो कितनी बन गई 7 बन गई, मतलब a की वैल्यू बन गई 7। तो क्षेत्रफल निकालने सीधा फॉर्मूला में रख दो, √3/4 a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 7 7 49, 49 √3/4। कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है जसप्रीत को 28,445 की राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से जमा की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 साल बाद जसप्रीत की प्राप्त होने वाली कुल राशि क्या होगी। मतलब इसने ये बोला है कि एक जसप्रीत है, जसप्रीत ने 20% रेट से 20% की रेट से कितने रुपए जमा करवाए 28,450।
तो जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब चक्रवर्ती, वार्षिक चक्रवर्ती है। तो 2 साल बाद जसप्रीत के प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, तो 2 साल बाद पूछ रहा है उसकी राशि कितनी होगी। राशि मतलब होता है उसका मिश्र धन, मतलब अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अमाउंट की वैल्यू, समझे। तो रेट कितना दे रखा है, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर नहीं पता तो इसको निकाल लेंगे, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 20 पंजा 100, 1/5 बन गया, ठीक। तो कितने साल के ले रहा है, 2 साल के लिए। रेट कितना है, 1/5। तो 5 से ब्याज कितना हो रहा है, 5 से 6, फिर दूसरे साल भी 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो कितना हो गया, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल मूलधन, ये होता है मिश्र धन। ये क्या होता है, मिश्र धन, मतलब अमाउंट की वैल्यू। तो हमें 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में 36 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो 28,450 है, जो जमा किए गए पैसे, वो होता है हमारा मूलधन। वो क्या होता है, मूलधन, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू। प्रिंसिपल की वैल्यू जो हमने निकाली, मूलधन की वैल्यू 25 यूनिट निकाली, और क्वेश्चन में रखा है 28,450। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 25 यूनिट की वैल्यू होगी 28,450, ठीक। अपॉन में यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 28,450 अपॉन 25। तो हमसे 36 यूनिट की वैल्यू पूछे, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 28,450 अपॉन 25 इंटू 36। अब सोल्व कर दो, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, यहाँ से कट जाएगा 5 पंजे 25, 3 बच गया, 5 छंग 30, 4 बच गया, 5 नम 45, 0। अब फिर से 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 अट्ठे 40, कितना बन गया, 1138 इंटू 36, ठीक। अब इसकी करनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई, इसकी करनी पड़ेगी क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई भी मत करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो लास्ट वाली मल्टीप्लाई कर लो। 6 की मल्टीप्लाई 8 में लो, 6 8 48। तो लास्ट में जिसके 8 है वो आंसर है, लास्ट में जिसके 8 है इसमें, और लास्ट वाले में 8 है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में 8, तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व हमें करना पड़ेगा। जैसे 6 8 से कितना है 48, बच गया 4, तो अगले की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 6 3 18। अब इसमें पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 1138 की मल्टीप्लाई कर लो 36 से, क्या बन जाएगा, 6 8 जा 48, 4 बच गया, 6 3 जा 18, 22 बच गया 2, 6 कम 6 7 8 और 6 कम 6, यहाँ से बच गया 8 3 24, 8 3 24 हंसे लगा 1, सॉरी 8 3 24 हंसे लगा 2, 3 3 9 2 11 हंसे लगा 1, 3 कम 3 4 और 3 कम 3, क्या बन जाएगा 8 6 9 6 4 10 हंसे लगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। मतलब एक पाइप जो है एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना भर सकता है, 3 गुना भर सकता है। मतलब 3 गुना भरने का मतलब है पहला पाइप जो है दूसरे पाइप से 3 गुना भर सकता है। मतलब ये पहला पाइप ए है, ये दूसरा पाइप बी है, तो ये जो है 3 गुना से भर सकता है। ए वाला 3 गुना भर सकता है बी वाले से। मतलब कहने का ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी है, ये क्षमता दे रखी है। मतलब ये इनकी क्षमता दे रखी है कि 1 मिनट में ए तो 3 भर सकता है और 1 मिनट में बी 1 भर सकता है। इसकी क्षमता दे दी है, क्योंकि मिनट में चीज़ दे रखी है तो मिनट में ले। फिर इसने क्वेश्चन में बोला है यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों पाइप ने मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर दिया, तो धीमा पाइप अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। तो धीमा पाइप है वो कितनी देर में भर देगा। मतलब बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी कितनी देर में भर देगा। जब भी इससे हमसे पूछे कितने टाइम में भर देगा, तो टोटल टाइम ऊपर अपॉन में बी का 1 मिनट का काम नीचे। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। जब ए जो है किसी 1 मिनट में कितना काम करता है 3, और बी जो है 1 मिनट में कितना काम करता है 11, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 36 मिनट काम किया। तो दोनों ने मिलकर 1 मिनट में कितना काम किया 3 + 4, 1 मिनट में तो काम किया इन्होंने 4, तो 36 मिनट में पूछा 36 में कितना काम है 36 × 4 कितना बन जाएगा 144। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 144 मिनट, ठीक। तो अब ये पूछ रहा है बी कितने टाइम में पूरा कर देगा, तो बी करेगा टोटल वर्क ऊपर, टोटल वर्क कितना 144 और नीचे 1 मिनट में काम बी का, बी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 1, तो 144 बटा कितना बन गया 144 मिनट। तो ऑप्शन 1 इस करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि नीचे दी गई तालिका मारुति द्वारा वर्षों में निर्मित 4 प्रकार की कारों की संख्या दर्शाता है। मतलब ये बताया है कि जो ये वर्ष दे रखे हैं इसने, उसने 4 प्रकार की गाड़ी बनाई। मतलब हर वर्ष में उन्होंने ये दे रखा है कि हर वर्ष में 4 प्रकार की गाड़ी मतलब कितनी कितनी बनाई। मतलब स्विफ्ट दे रखी है, हैच दे रखी है, एसयूवी दे रखी है, जोन दे रखी है। मतलब 2016 में स्विफ्ट बनाई 220, हैच बनाई 180, एसयूवी बनाई 250, जोन बनाई इतनी। तो इनका सबका दे रखा है इतनी इतनी बनाई है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2016 से 2021 के दौरान मारुति द्वारा किस प्रकार की कार को सबसे अधिक निर्माण किया गया। मतलब ये पूछ रहा है कि 2016 से 2021 तक, 2016 से 2021 तक दौरान मारुति द्वारा किस प्रकार की कार सबसे अधिक निर्माण किया गया। मतलब ये पूछ रहा है कि 2016 से 21 तक सबसे ज़्यादा कार कौन सी बनाई गई है वो बताना है हमें। तो इसका मतलब है सबको ऐड करना पड़ेगा, कौन कौन सी, इसको ऐड कर लो। सबसे बढ़िया तरीका है इनको ऐड करने का, जो सिंपल ऐड कर लो। जैसे 200 है, ये 200 है, 200 200 200 ऐसे करके ऐड कर लो। 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 200 600, 600 200 800, 800 800 और 200 1000, 1000 100 1100, कितना होगा 1100। प्लस जो ऊपर के बचे वो कर लो 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 80 230। तो 1100 में 230 जोड़ दो, कितना बन जाएगा 1330। कितना बन गया, स्विफ्ट कितनी बनी 1330। अब इसमें जोड़ लो हैच वाले 100 प्लस 100 200, 400, 200 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 200 800, 800 प्लस 900, कितना बना 900। अब ऊपर के जोड़ दो 80 प्लस 90 170, 170 190 220। तो 220 इसमें जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 1120। तो हैच कितनी बनी 1120। एसयूवी देख लो 200 200 200 400, 400 300 700, 1000 1200 और 1400। ये तो 1400 कुछ बनेगी। तो हमसे पूछ रहे सब 1400 ये हो गई। अब ऊपर का देख लो 50 और 90 140, 160 240 और 240 310। 1400 में 310 बनेंगे, 1710 बन गया। ऐसे नेक्स्ट वाला देख लो 100 200 300 400 500 600, 600 50 प्लस 40 90 30 120 140 60 200, 600 प्लस 200 800। तो सबसे ज़्यादा कौन सी कार बनी 710 वाली, तो एसयूवी। तो ऑप्शन होगा एसयूवी, फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेज पर दी गई छूट प्रतिशत की दर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बताना है कि जो एक मेज है उस मेज पर उसे कितनी छूट प्रतिशत मिली, कितना डिस्काउंट परसेंट मिला, उसे ये बताना है। जिसका विक्रय मूल्य 1392 है, जिसका विक्रय मूल्य कितना रखा है 1392, मतलब उतने में उसे बेची है, और अंकित मूल्य पर 608 रुपये की छूट देने के बाद यह मूल्य प्राप्त हुआ है। मतलब इसने क्वेश्चन में बताया एक मेज है जिसकी छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, जिसमें से विक्रय मूल्य दे रखा है 1320, मतलब उसने उतने में बेची है। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1392। तो फिर उसने बोला है और अंकित मूल्य पर 608 की छूट देने के बाद, मतलब जो भी अंकित मूल्य है, जो भी इसका मार्क प्राइस है, उसमें 608 की छूट दे दी। तो उसके बाद जो मूल्य, यह मूल्य प्राप्त हुआ है। अंकित मूल्य पर 608 की छूट देने के बाद जो मूल्य प्राप्त हुआ है वो उतने में बेची है। वो मूल्य कितना प्राप्त हुआ है 1392। तो हमें आपको ये पता है जो भी अंकित मूल्य है, उस अंकित मूल्य पे अगर हम डिस्काउंट घटा देंगे तो पता चल जाएगा वो चीज़ कितने में बेची है। अगर अंकित मूल्य में से, मार्क प्राइस में से हम छूट को घटा देंगे, डिस्काउंट को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने में बेची है। मतलब अंकित मूल्य में से अगर हमने घटा दिया कितना छूट मिली है तो हमें पता चल जाएगा कितने में बेची। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में से हमने छूट को माइनस कर दिया, मतलब डिस्काउंट माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस हमें पता नहीं है क्योंकि मार्क प्राइस हमें निकालना है, अंकित मूल्य हमें पता है, अंकित मूल्य नहीं पता। यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं पता तो अंकित मूल्य निकालेंगे। माइनस डिस्काउंट छूट कितनी दे रहा है 608 की, और कितने में बेची 1392 में। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना बन जाएगा, मार्क प्राइस बन जाएगा 1392 प्लस 608। तो ऐड करना कितना बन जाएगा 1392, 608 को ऐड करेगा कितना बन जाएगा 8 2 10, 80 लगाए 10, 80 लगाए 6 3 9 10, 80 लगाए 2, कितना बन गया 2000। मतलब इस पे जो अंकित मूल्य आएगा वो कितना हुआ 2000। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य आ गया 2000 रुपये। तो अब ये पूछ रहा है छूट प्रतिशत निकालने। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट कितना, जितने की छूट मिली है ऊपर अपॉन में अंकित मूल्य नीचे इंटू 100। तो छूट कितने की मिली है, छूट मिली है 608 की।
अपॉन मार्क प्राइस कितना है 2000 इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, ठीक है, 2 से काट दो, 2 10 जा, 2 से काट दो, 2 तिया 2 चौ, कितना आ जाएगा हमारे पास 30.4%, 30.4%। कौन से ऑप्शन में? ये है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 210 है। तो जो 4 क्रमागत है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, उसका जो योग दे रखा है 210 दे रखा है। तो इन चारों पूर्णांकों में से अभाज्य संख्या है, मतलब क्वेश्चन में बोल रखा है 4 क्रमागत पूर्णांक है जिनका योग दे रखा है 210, और उन चारों पूर्णांकों में से हमें बताना अभाज्य संख्या बतानी है, उसमें से अभाज्य संख्या कौन सा, मतलब प्राइम नंबर कौन सा है। तो 4 क्रमागत पूर्णांक कौन से होंगे? एक मान लेंगे x, दूसरा मान लेंगे x+1, तीसरा मान लेंगे x+2, क्योंकि क्रमागत क्या है, तो चौथा मान लेंगे x+3। तो चारों का जोड़ कितना दे रखा है 210, मतलब x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 कितना दे रखा है 210। कितना बन गया? 1x 2x 3x 4x, तो 4x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 4x प्लस 6 कितना बन गया 210। तो 4x की वैल्यू कितनी बन गई 210, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो कितना बन गया 204। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 204, तो x की वैल्यू कितना आ गई, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 204। तो 4 5 से 20, 4 1 से 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 51। जब x की वैल्यू 51 आ गई तो पहली संख्या कितनी आ गई 51, दूसरी आ गई 51 प्लस 2 52, और तीसरी आ गई 51 प्लस 2 53, चौथी आ गई 51 प्लस 52। अब जो ये 4 संख्या बनी है इसमें से हमें कौन सी बतानी है? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो 1 से कटे, जो और अपने आप से कटे। 51 है, 51 किससे कट सकते हैं? 51 13 से कट सकता है, तो ये हो नहीं सकता। 52 जो है 2 से कट जाएगा, ये हो नहीं सकता। 54 जो है 2 से कट जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो 53 एकमात्र ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी। तो 53 इज आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भरता है। जो एक नल है किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, एक अन्य नल भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली करता है, और जो दूसरा नल है किसी टंकी को 40 घंटे में खाली करता है। तो यदि टंकी खाली है तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ये कह रहा है एक नल है जो एक टंकी को 15 घंटे में भरता है, दूसरा नल है जो टंकी को 14 घंटे में खाली कर रहा है भरे होगा। तो टंकी खाली है तो हमें बताना दोनों नल को एक साथ खोल दिया तो वो टंकी को कितने टाइम में भर देंगे। तो समय पूछ रहा है, तो टोटल वर्क ऊपर अपन टोटल काम। जो पहला नल है वो कितने घंटे में भर रहा है? पहला टंकी है जो कितने में भर रहा है 15 घंटे में, दूसरा जो है कितने में खाली कर रहा है 40 में, तो -40 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? -40। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। 15 और 40 का एलसीएम लेंगे, क्या बन जाएगा 5 3 15, 5 8 40, 3 एकम 3, 8 बच गया, तो 8 एकम 8, तो क्या बन गया 8 पंजे 40, 100, 8 पंजे 40 या 120। तो टोटल वर्क कितना होगा 120। टोटल वर्क कितना होगा 120। तो टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया। टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना काम है। अगर टोटल वर्क में से टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चला 1 घंटे में कितना काम है। 120 डिवाइडेड बाय 15 क्या बनेगा 8। तो ए जो है 1 घंटे में कितनी टंकी भर रहा है 8 यूनिट टंकी भर रहा है। तो 120 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो कितना बनेगा 3। तो बी जो है 1 घंटे के अंदर कितनी टंकी खाली कर रही है 3 यूनिट टंकी खाली कर रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर शुरू किया। तो ए जो है 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 8, बी 1 घंटे में कितना खाली करा 3, तो 8 - 3 कितना बन गया 5। तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया 5 काम को। तो ये पूछ रहे हैं दोनों ने मिलकर टंकी को कितनी देर में भर दिया, कितना समय में। जब समय निकालना होता है टोटल टाइम ऊपर, अपॉन में 1 घंटे का काम नीचे, टोटल वर्क कितना है 120, अपॉन में 1 घंटे में कितना काम करे 5, तो काट दो 5 दूनी 10, 5 24, तो 24 घंटे में टंकी भर देंगे। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करना, ये थोड़े से क्वेश्चन अच्छे टाइप के थे तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस टाइप के वैसे क्वेश्चन मुश्किल है कि टीजीटी में आए, बट आप कोशिश करो कि इससे लेवल नीचे रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर दोगे तो आप अच्छा कर दोगे। थैंक यू सो मच। मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।